चलिए हम लोग गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास इसमें लास्ट होने वाली है। लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। हमने इसमें पहले की क्लासों में इस चैप्टर के समथिंग 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जिसमें आपको लगातार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फिजिक्स में अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं बोर्ड एग्जाम में और फिजिक्स को अच्छे से सीखना है तो न्यूमेरिकल को स्किप नहीं किया जा सकता। न्यूमेरिकल अपनी नॉलेज में आपको जोड़ने ही होंगे, हर हालत में अपने साथ जोड़ने होंगे। अब रही बात यह कि न्यूमेरिकल आपको कैसे करने हैं, तो सबसे पहले जब चैप्टर की थ्योरी चलती है तो उस चैप्टर की थ्योरी को ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। एक एक चीज जो फील करवाई जा रही है उसे फील करने का प्रयास करें, और जब सब चीजें कंप्लीट हो जाएं, थ्योरी कंप्लीट हो जाए, तो न्यूमेरिकल में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ के समझना, क्वेश्चन पढ़ के समझने के बाद वैल्यू को छांटना, किसकी वैल्यू पूछ रही है ये देखना, फिर एक सटीक फॉर्मूले को ढूंढना कि ये वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू हमें याद करनी है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी कैलकुलेशन को करना। इस तरीके से न्यूमेरिकल पूरे के पूरे कंप्लीटली आप सीख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो कुछ न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं, करीबन 8 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के और हैं, तो इन्हें और डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आएगा कि साहब एक अनंत लंबाई का आवेश रेखा है। अनंत लंबाई की क्या है? आवेश रेखा, ठीक है। और इस अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर, इस अनंत लंबाई की आवेश रेखा से कितने मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो भाई एक अनंत लंबाई की आवेशित रेखा है, एक अनंत लंबाई की कौन सी रेखा है? आवेशित रेखा। मान लो इसमें धन आवेश है, और इस आवेशित रेखा से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है। 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इस अनंत लंबाई की आवेशित रेखा से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना उत्पन्न हो रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। तो इस आवेशित रेखा के रेखीय आवेश घनत्व बोले तो काय की गणना करिए? लैम्डा की गणना करिए। आप बताओ गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या आपने ये डेरिवेशन नहीं पढ़ा कि एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के, और आपने इसका फॉर्मूला क्या निकाला था? तो फॉर्मूला निकाला था 1 अपॉन ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर ये पता लग गया है कि ये अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में कुछ चीजें हमसे पूछ रहा, तो हमें ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है? तो अनंत लंबाई के तार से r दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय का उपयोग करके जो निकाली थी वो क्या निकली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, तो भाई इसी का हम उपयोग करते हैं। और E बराबर बेटा इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ तो बेटा हमें लैम्डा का तो मान ज्ञात करना है और r का मान कितना है? 2। r का मान कितना है? और एक और बात, E का मान भी दे रहा है 4.5 इंटू 10⁴ कितना? 4। 4.5 इंटू 10⁴। 2 से ये 2 कैंसिल, 9 से ये कितने बार कैंसिल? 5 बार। ठीक है, 9 पन्ना 45। 9 पन्ना कितना? 45। ठीक है, लेकिन एक अंकवाद पॉइंट है तो एक अंकवाद पॉइंट देना होगा। तो यहां बचा लैम्डा और बराबर 0.5 इंटू 10⁴। और देखो बेटा लैम्डा के मल्टीपल में ये 10 की घात 9 गुणा में, तो नीचे काय में पहुंच जाएगी? भाग में। नीचे घात प्लस की, ऊपर जाके माइनस की, तो 9 घातें माइनस की, ऊपर प्लस की 4 घातें हैं, तो कितनी बचेंगी? माइनस के 5। माइनस का कितना? लैम्डा बराबर पॉइंट हटा दो, एक घात और बढ़ जाएगी तो 5 गुणा 10 की घात माइनस का कितना आ जाएगा? 6। लैम्डा का मात्रा क्या होता है? कूलम पर मीटर। क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q/L। तो
क्यू का मात्रक कूलाम और एल का मात्रक मीटर। ठीक है, तो भाई आपने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकाल लिया कि निकाल लिया? 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम पर मीटर। लेकिन आंसर चेक करोगे तो आंसर में 10 की घात माइनस 6 कहीं भी नहीं दे रहा। चेक करो, क्या आंसर 10 की घात माइनस 6 कहीं दे रहा है? तो फिर क्या है? क्योंकि क्या लिखा है? माइक्रो, और माइक्रो का मतलब ही कितना होता है? 10 की घात माइनस 6। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो माइक्रो कूलाम पर मीटर में ही है। 10 की घात माइनस 6 को हटा के माइक्रो लगा सकते हैं। ठीक है, 10 की घात माइनस 6 को हटाओ माइक्रो लगाओ, या माइक्रो को हटाओ 10 की घात माइनस 6 से मल्टीपल करो। क्यों भाई, तो कूलर के सामने ताप रही हो ऐसे? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हीटर लगवा दे। चलिए, हाँ तथास्तु। हाँ अच्छा, एसी लगवा दे। नहीं, हीटर तो लगवा सकता हूँ। चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 मैं चाहूंगा कि आप इसे एक एक बार ट्राई करें, बहुत आसानी से हो जाएंगे। हिंट दे देते हैं। ठीक है, इधर अनंत लंबाई की एक आवेशित रेखा है। भाई अनंत लंबाई का क्या है? तार। इसका रेखीय आवेश घनत्व दे रहा 4 माइक्रो कूलाम पर मीटर। 4 माइक्रो कूलाम पर, तो माइक्रो को हटाने के लिए कितने से गुणा करोगे? माइनस। लैम्डा का मान दे रहा। रेखीय आवेश घनत्व को किस वक्त करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा का मान दे रहा। इस रेखा से कितनी दूरी पर? अगर इस क्वेश्चन से ही देखा जाए तो एक रेखीय आवेश तार है और इससे 2 मीटर नहीं, कितने मीटर? 4 मीटर की दूरी, और लैम्डा का मान दे रहा, वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा, तो फॉर्मूला यही लगेगा 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन, इसकी वैल्यू आपको पता है 2, लैम्डा की वैल्यू भी इसमें दे रहा है 4 माइक्रो कूलाम पर मीटर, और आर का मान कितना दे रहा? 4। बहुत आसानी से आंसर निकाल लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 के देखोगे, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेश सीधा तार है और इसका रेखीय आवेश घनत्व दे रहा। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब लैम्डा का मान दे रहा 10 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलाम पर मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से कितनी दूरी पर? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की। तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने से गुणा? 10 की घात माइनस 2 से गुणा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा तो फॉर्मूला तो यही लगेगा 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन, लैम्डा पता है, आर पता है, 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है। तो क्या ये 2 क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर पाओगे? बहुत आसानी से, बहुत सरलता से अटेम्प्ट कर लोगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम, ये देखो 2019 में ही बना है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बना तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का बनेगा, क्योंकि सिंपल ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं होते। न्यूमेरिकल हार्ड कहां से बनते हैं? हमारी सोच से, क्योंकि हम पहले ही सोचे बैठे रहते हैं। जितने कैंडिडेट बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी वालों के तो मन में हमेशा ये रहता है कि हमारा मैथ से कोई लेना देना, और जब मैथ से कोई लेना देना नहीं हो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल उन्हें सॉल्व करने, कैलकुलेशन, वैल्यू छांटना, फॉर्मूला लगाना, तो फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चीज हो जाती है। तो कुछ नहीं है, थ्योरी सीखो, और अगर थ्योरी सीख गए तो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आनी चाहिए, गुणा भाग, हाथों को सेट करना, पॉइंटों को इधर उधर करना, और बाकी की कोई चीजें बड़ी नहीं होंगी। ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल फील करना है कि थ्योरी से कहां ये मैच कर रहा। तो चलो एक एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर, अगर पहली लाइन आप पढ़ने पर देखेंगे तो हमें यह बताया गया है कि किसी चालक पदार्थ की एक प्लेट है। किसी चालक पदार्थ की एक क्या है? प्लेट है, और इसका पृष्ठ घनत्व दे रहा है +1। कितना दे रहा है? और पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा +1 और माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर +1, माइक्रो को हटाएंगे 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान करो क्लास को। मैंने आपको बताया था कि कोई एक चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट पर जो भी आवेश होगा वो उसके कहां पर होगा? पृष्ठ पर होगा। जो भी आवेश होगा वो उसके कहां पर होगा? और चालक प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? और निकट चाहे तो लेफ्ट चले जाओ चाहे राइट चले जाओ, लेफ्ट राइट में हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था σ/ε0। क्या निकाला था? किसी चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र हमने सिग्मा अपॉन क्या निकाला था?
एप्सिलॉन 0 निकाला था। तो प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र, समीप भीतर पूछता तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर हो जाता, 0। कोई भी चालक प्लेट है तो जो भी आवेश होगा वो उसके कहां पर होगा, पृष्ठों पर होगा। और इसकी कैलकुलेशन हमने प्लेट के लेफ्ट राइट में और लेफ्ट में वैद्युत क्षेत्र क्या निकाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और भीतर क्या निकाला था, 0। तो हमसे तो निकट पूछा, निकट मतलब बाहर, लेफ्ट में चले जाओ, राइट। तो बेटा हमारा सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर बताओ सिग्मा का मान कितना है, +1 × 10⁻⁻6। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻12। तो क्या इस कैलकुलेशन को आप खुद से सॉल्व कर नहीं पाएंगे? अरे भैया कैलकुलेशन तो आपको खुद ही सॉल्व करनी है, मैं करा दूंगा, उसका कोई भी आप पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप भाग दीजिए 8.85 का भाग किसमें दीजिए, 1 में। या यहां इस कैलकुलेशन को और सरल बनाने के लिए देखो ये क्या अंकवाद पॉइंट है, 2 अंकवाद पॉइंट हटाओ, ऊपर कितनी 0 बढ़ा लो तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 885। 100 और 885 5 से कट रहा है, कितने से कट रहा, 5 से। 5 से 100 कितने 20 बार, और 5 से इसे काट लो, 5 1 और 5 3 बचा, 535 177 बार, कितना, फिर 177 का भाग 20 में बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे, दे लोगे। 1 2 अंक बाद पॉइंट तक दो और बहुत आसानी से इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने चैप्टर की थ्योरी को ढंग से पढ़ा है, एक एक टॉपिक गौर से पढ़ा है, तो उसे कहीं भी कैसी दिक्कत आने नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़ोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, गुरुजी आपने ये टॉपिक हमें पढ़ाया था। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं और एक दूसरे के समीप और कैसे रखी है, समांतर। याद करो एक छोटी सी क्लास जहां मैंने बताया था कि 2 प्लेटें हैं और एक दूसरे के क्या रखी है, समांतर रखी है। 2 प्लेटें हैं और एक दूसरे के क्या रखी है, समांतर। ठीक है, तो 2 प्लेटें हैं और एक दूसरे के क्या रखी है, समीप और समांतर रखी है। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान, ठीक है, कितना है, 1.770 × 10⁻⁻11 सिग्मा का मान। सब इसमें भी सिग्मा का मान कितना है, 1.770 × 10⁻⁻के कितना, 11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर पृष्ठ आवेश घनत्व। दोनों प्लेटों का सिग्मा क्या है, एक जैसा, बस अंतर इतना है कि चिन्ह कैसे है, विपरीत। अगर एक पर प्लस है और एक पर क्या है, अब बताओ क्या मैंने आपको ये डेरिवेशन नहीं कराया था कि 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर है, एक प्लेट पर धन है और एक प्लेट पर क्या है, ऋण है। तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, डेरिवेशन को याद करो, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र। तो बीच में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके यहां और यहां वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आंसर था यहां 0 होगा और इधर भी आंसर था कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की और ऋण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के परिमाण समान थे तो दोनों कट के आंसर क्या कर देंगे, 0। सेम कंडीशन यहां, धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की और ऋण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस धन की प्लेट के कारण दूर और ऋण के प्लेट के, और दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, समान। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कट के क्या निकला था, 0। अब क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो प्लेटों के बीच में कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बस हो गया हमारा आंसर। सिग्मा का मान बताओ, 1.770 × 10⁻⁻11 और एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 है। बेटा यहाँ क्या अंकवाद पॉइंट है और यहाँ क्या अंकवाद है, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ा के यहाँ भी 3 अंकवाद कर लो ऊपर, और ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। अगर इसमें 885 को देखो, 0 को हटा दूं, 885 को देखो तो 885 दूनी 1770, लेकिन एक 0 तो नीचे बची। तो अब देखो 2 × 10 की घात माइनस क्या, कितना बचा, 11। यहाँ 1 0 का मतलब 10, मतलब 10 की घात 1 और 10 की घात 1 प्लस की हो या 10 की घात 12 का की माइनस की, तो घट जाएगा माइनस क्या, कितना बचेगा, 11। -11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो ई बराबर मात्र क्या बचेगा, 2 न्यूटन पर कूलम। तो आंसर क्या है, 2 न्यूटन पर कूलम। चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अब बताओ, आपने जितने भी न्यूमेरिकल पढ़े, क्या चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट से बाहर जा रहे हैं? नहीं जाएंगे।
सबसे पहला काम चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ना, फील करके समझना एक एक पॉइंट। और जिस बच्चे ने ये पहला काम कर लिया उसको सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, सब कुछ सही होगा। और बाकी का जो कुछ छोटी छोटी गलतियां रहेंगी वो हम सुधार कर ही रहे लगातार आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक खोखले गोले का व्यास। अब देखिए, जैसे ही धातु का एक खोखला गोला आया तो धातु का एक खोखला गोला आया तो कहीं ना कहीं ये चालक गोले का उदाहरण हो गया, चालक गोले का उदाहरण हो गया। ठीक है, और खोखला अंदर से कैसा है, खोखला। ठीक है, खोखला है, ठोस नहीं है, खोखला। तो खोखला है तो जो भी आवेश दोगे वो उसके कहां पर रहने वाला है, पृष्ठ पर। तो ये एक चालक गोले का एग्जांपल हो गया। और जितनी भी चीजें धातु की होती है, जितनी भी चीजें काय की होती है, वो सबकी सब कैसी होती है, चालक होती है। सबकी सब कैसी होती है, चालक। क्योंकि जितने भी पदार्थ धातु के बने होते हैं, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, और आयरन, ये सब धातु है। और धातु है तो उनमें करंट बहुत आसानी से आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है साहब, इसका व्यास 60 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, अच्छा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या अगर देखें तो त्रिज्या कितनी होगी, और सेंटीमीटर को मीटर में तो 10 की घात -2 से मल्टीपल करके या मीटर में चेंज कर लो। सहमत है, ठीक है साहब। गोले पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है, मतलब इस गोले को कितना आवेश दिया गया है, 500 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो को हटाने के लिए कितने से गुणा, 10 की घात -6 से, इतने कूलम का आवेश दिया गया। इस पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देख लो कहां का ज्ञात करना है, गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। अब यहां बच्चा देखो कितना कंफ्यूज होगा, समझना। गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, तो जी बताओ गोले की त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। हमसे यह कहा गया गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। तो गोले के केंद्र से 1 मीटर की जो दूरी होगी वो गोले के कहां होगी, अंदर होगी या गोले के कहां होगी, बाहर होगी। ये प्रश्न का आंसर दो। गोले की त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया कि गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। तो 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की जो दूरी है वो गोले के अंदर होगी कि गोले के बाहर होगी। अब यहां बच्चा, अगर बच्चा गौर से देखे तो उसे सब कुछ समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, कुछ लोग तो बहुत बहुत पोलाइटली बुद्धि लगाए, ऊपर ऊपर से बुद्धि, बिल्कुल जिनमें बुद्धि होगी। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 30। गोले के केंद्र से दूरी कितनी पूछी है, 1। अरे तो 1 तो गोले के अंदर होगी। लेकिन आप इतना सोचे, ये क्या है, 30 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। इसका मतलब ये जो बिंदु होगा वो गोले के कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो इतना आपको ध्यान देना है। ये पता चला कि 30 से तुलना करा लो, और वो 30 सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। तो साहब ये r बराबर 1 मीटर, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा r बराबर 1 मीटर, मतलब गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी का मतलब ये है गोले के कहां, बाहर। और आप बताओ क्या मैंने गोले के बाहर का वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला नहीं निकलवाया, 1/4πε0 Q बट्टे कितना। क्या इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, अरे सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू 500 गुणा 10 की घात -6, और बट्टे में आर की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अरे बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगी, 9 पन्ना 45, ठीक है, गुणा 10 की घात, देखो 2 जीरो से 2 घात और बढ़ा लो, ये 2 जीरो का मतलब 10 की घात 2 होता है, 2 जीरो से 2 घात, ये 9 2 11, 11 में से 6 गया, कितना बचा, 5। 10 की घात प्लस की 5, खाई की 5, 11 में से -6 गया तो प्लस की 5। अच्छा, फिजिक्स से क्या अंकवाद पॉइंट चाहती है, 1 अंकवाद। अभी पॉइंट कहां होगा, तो अभी तो पॉइंट होगा साहब 45 के बाद। कहां होगा, किसी भी संख्या के बाद पॉइंट लगा के 0 तो लगा ही सकते हैं, इतना तो नॉर्मल है। तो इस पॉइंट को इधर लेके आओगे, वो इसे कहोगे 4.5, तो फिर 1 घात और प्लस की होगी, और प्लस की घात है, और यहाँ 10 की घात कितनी है, 5 पहले ही प्लस की है, तो कितनी हो जाएगी, 6 न्यूटन पर कूलम। तो बाहर तो वैद्युत क्षेत्र इतना होगा।
अब क्वेश्चन कहा गया पृष्ठ पर, काय पर? तो भैया ये पहला पॉइंट था, अब दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर बस केवल आर का मान होगा कितना सेंटीमीटर? 30, और 30 गुणा 10 की घात, आराम से कैलकुलेशन कर लोगे। फॉर्मूला यही होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू बट्टे कैपिटल। और अगर धोखे से भी हमसे गोले के कहां पूछ लिया भीतर, तो आंसर क्या होगा? तो पूछा भी है गोले के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? मुझे बताओ गोले की त्रिज्या कितनी है? और गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर का मतलब गोले के बाहर जा पाओगे क्या पृष्ठ पे हो पाओगे? गोले के कहां रह जाओगे? और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आंसर कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुल मिला के एक ही चीज बार बार, चैप्टर की थ्योरी जितनी अच्छी, न्यूमेरिकल उतने अच्छे। अब तुम ये कहो कि साहब हमें गुणा भाग और ये वर्ग, देखो कैलकुलेशन 12th वाले स्टूडेंट के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, सीखनी ही सीखनी होगी। उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, नहीं, सीखो। एक्स्ट्रा टाइम दो घर पे, जहां जहां जो गलतियां हैं उन गलतियों को तुम्हें पता है, सुधारो इन गलतियों को, लेकिन सीखो। इसमें कोई भी आप ये नहीं सोच सकते कि इससे बच जाए, बचोगे तो फिर ये न्यूमेरिकल पूरा कबाड़ा कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अभी जैसा ही है कि धातु की एक पतली गोलीय कोष, देखो धातु का एक पतला गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला होता है, पतला गोलीय कोष मतलब खोखला गोला। तो इस खोखले गोले की त्रिज्या दे रहा है, इस खोखले गोले की क्या दे रहा है? त्रिज्या 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, और इस पर आवेश भी दे रहा है 0.2 माइक्रोकूलम, और इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु कोष के भीतर है। तो बेटा जैसे ही उसने ये कहा कि बिंदु कोष के भीतर है, तो आंखें बंद करके इसका आंसर क्या लगाएंगे? 0। क्या लगाएंगे? 0। दूसरे पॉइंट में कोष के ठीक बाहर है, कोष के ठीक बाहर का मतलब बिल्कुल पृष्ठ पे, ठीक बाहर का मतलब जस्ट पृष्ठ से चुपता हुआ, ठीक बाहर का मतलब। तो इसका मतलब दूसरे वाले पॉइंट में आप पृष्ठ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पृष्ठ वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना? क्यू बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर। और बेटा क्यू का मान दे रहा है और आर का मान भी दे रहा है। फिर आगे कह रहा है कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। अब कोष के केंद्र से कितने मीटर की दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर, मतलब गोले के कहां की बात हो रही है? बाहर की। और जैसे ही गोले की बाहर की बात हो तो भी फॉर्मूला यही लगेगा, बस क्या बदलेगा? आर बदलेगी। क्या बदलेगी? आर। ठीक है, तो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे। अरे कुछ में हिंट कुछ तो कर ही सकते हो। अब इसमें रह का गया कैलकुलेशन के अलावा। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, और इसे थोड़ा सा समझा के आपको बताएंगे क्योंकि इसमें कुछ शब्द यूज हुए जो हो सकते हैं आप व्यवहारिक रूप में भी कहीं इधर उधर देख पाए। हाँ, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है तो वायु का रोधन टूट जाता है। अगर मैं इस न्यूमेरिकल को केवल तुम्हें न्यूमेरिकल के तरीके से समझाऊं, इस न्यूमेरिकल को केवल मैं न्यूमेरिकल के तरीके से समझाऊं तो 1 मिनट में इसे सॉल्व कर दूंगा। जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, तो वायु का रोधन टूट जाता है। बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले धातु के एक गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है? एक गोला है, एक क्या है? गोला, और इस गोले का व्यास कितना मीटर है साहब? 5 मीटर। तो त्रिज्या कितने मीटर होगी? 5/2 मीटर, मतलब 2.5 मीटर। तो इस पर कितना आवेश, इसके पृष्ठ पर मैं कितना आवेश संचित कर सकता हूं? जबकि मुझे पता है कि इस गोले के आसपास की जो वायु है, वो आसपास की वायु केवल इतना मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र को झेल सकती है। मैं ऐसे समझा ही देता हूं, देखो क्या है क्या नहीं। देखो ऐसे समझो, यहां मेरे आसपास काय के पार्टिकल अवेलेबल है, एयर के पार्टिकल अवेलेबल है। काय के पार्टिकल? वायु के। यहां पर चित्र बना के समझाता हूं।
मैंने इस गोले पर प्लस आवेश दिया, कौन सा आवेश? प्लस आवेश दिया। कुछ लोग सोचते होंगे कि न्यूमेरिकल में तो केवल कैलकुलेशन होती है, समझा भी रहे, समझना जरूरी है, क्योंकि उनमें जो शब्द यूज हो रहे हैं अगर वो नहीं पढ़ पाए तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए हमेशा न्यूमेरिकल रहेगा, हमेशा ये किताबी भाषा रहेगी। मैं चाह रहा हूं कि इस किताब से बाहर निकल के आओ, बाहरी दुनिया से इसे कनेक्ट करो। अब यहां एयर का कोई पार्टिकल है, चलो ये एयर का पार्टिकल है। अच्छा, कोई भी एयर का पार्टिकल है वो परमाणुओं से ही मिलकर बना होगा कहीं ना कहीं, परमाणुओं से मिलकर बना होगा कि नहीं? ठीक है, बना होगा। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होंगे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, अरे पूरा सेटअप रहेगा धन ऋण। अब सुनो, जैसे ही ये गोला धनावेशित होगा तो बेटा ये गोला धनावेशित होगा तो आसपास की वायु की जो कण है, आसपास जो वायु के क्या है कण, ठीक है, आसपास जो वायु के पार्टिकल है उस आसपास के वायु के पार्टिकल ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो उनके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। उसमें धन ऋण दोनों ही चीज, किसी भी पदार्थ में जितना धन होता है उतना ही क्या होता है, ये तो बात मानते ही है ना, तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना। अच्छा, प्रत्येक पदार्थ अगर परमाणु से मिलकर बना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, मतलब धन ऋण होता है, ठीक है। अब ये जैसे कि ये क्या है, गोला, इसे मैंने धनावेशित किया तो इसके आसपास के जो एयर के पार्टिकल है, वायु के कण है, उनके ये धन है उनके ऋण को अपनी ओर खींचेगा और धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। थोड़ी देर बाद ये एयर का पार्टिकल कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे ऋण इधर खींच रहा है और धन इधर प्रतिकर्षित हो रहा है, तो खिंचाव हो रहा है, क्या हो रहा है? खिंचाव होगा। लेकिन आपने क्या किया कि इधर से आवेश लगातार आप दे रहे हैं, इस पृष्ठ को लगातार आवेश क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, और जैसे जैसे इस गोले के पृष्ठ का आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे इस धन पर वो इस एयर के पार्टिकल के ऋण को और ज्यादा खींचेगा और इस धन को और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। तो थोड़ी देर बाद ऐसी कंडीशन आपको मिल सकती है या ना? लेकिन आप भी खुद समझदार है, इधर आवेश बढ़ता जा रहा है, इस पृष्ठ पर आवेश धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, उतना ही ये एयर के पार्टिकल के नेगेटिव को पार्ट को अपनी ओर खींच रहे हैं और पॉजिटिव पार्ट को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका ऋण फटाक से निकल आएगा, बाहर टूट जाएगा जी बिल्कुल, और धन प्रतिकर्षित हो जाएगा, और जैसे ही ऋण टूटेगा तो इस गोले पर आके टकराएगा और धन ऋण टकराएंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे? चिंगारी। फेस देखे, घर में देखे है कि नहीं? एक फेस होता है, कर तो दो वायर लगाते, एकदम चुपकाते तो क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होती है कि नहीं? फॉल्ट होता है, फॉल्ट। तो वैसे ही यहां पर एकदम फॉल्ट वाली कंडीशन बन जाएगी। समझ रहे हैं? अब इस बात को समझो, अब तुम्हें बेहतरीन तरीके से बात समझ में आएगी कि जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है, मतलब अगर वायु में मैं 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दूं, 3 × 10⁶ का मतलब होता है 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, तो कितना हो गया? 30 लाख। अगर मैं वायु में 30 लाख वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दूं तो जो वायु के आसपास के पार्टिकल हैं उनमें से नेगेटिव पार्टिकल, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन निकलकर और जहां भी ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा उससे आगे क्या करना चालू कर देंगे? टकरा रहा हो, वहां पर ऑटोमेटिकली चिंगारी उत्पन्न होना चालू हो जाएगी उतने बड़े एरिया में। इसी को कह रहा है, तो वायु का रोधन क्या हो जाता है? टूट जाता है। यही जो वायु के झेलने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल अलग हो जाता है। अब समझ पाए? हाँ, अब समझिए, बताइए 5 मीटर व्यास वाले धातु के गोले पर अधिकतम कितना आवेश कर सकते हैं? तो आप बताओ, अधिक से अधिक हम उतना आवेश दे सकते हैं जितने की आसपास की वायु झेल पाए। अगर आसपास की वायु झेल ही नहीं पाएगी तो फिर तो जो आवेश दोगे वो बेकार होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो ऋण जो है वो इस धन वाले आवेश को क्या कर लेगा? खत्म कर लेगा। तो फिर उतना आवेश, एक्स्ट्रा आवेश देने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन को फील कर पाए कि नहीं कर पाए? कहने का मतलब ये है, हमें इस गोले पर इतना आवेश देना है कि वैद्युत क्षेत्र इससे ज्यादा उत्पन्न, इससे कम रहे या इसके बराबर रहे। इससे ज्यादा हो जाएगा तो वायु के पार्टिकल में से जो नेगेटिव पार्ट है वही टूट टूट के इधर उधर आना चालू हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा आप चार्ज दोगे वो उसका कोई लाभ ही नहीं उठा पाओगे, बेकार हो जाएगा वो।
ठीक है, तो बस खेल खत्म। अब क्या है, क्वेश्चन हो गया साहब। तो 1/4πε0 और Q बट्टे कितना, कैपिटल R स्क्वायर। हमें इतना आवेश देना है कि इस गोले के आसपास की वायु में वैद्युत क्षेत्र इससे ज्यादा ना हो जाए। तो वैद्युत क्षेत्र तो कितना रखना है, 3 × 10⁶। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। Q का मान हमें निकालना है कि कितना आवेश होना चाहिए, R का मान 5/2 और का स्क्वायर। क्या इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, 3 से कितने बार, 3 बार, ठीक है। तो Q बराबर इधर 1 × 10⁻⁴ कितना 6 और ये 5/2 भाग में इधर मल्टीपल पहुंच जाएगा तो 25/4 हो जाएगा और बट्टे में 10⁹9 काय की है प्लस की, नीचे घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की, खाते सेट कर लेना, 4 का भाग 25 में दे देना तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सही है कि नहीं? अभी तो 3 भी रह गया, 3 भी तो रह गया है, 3 × 10⁹9। तो फिर 3 चौका 12, 12 का भाग 25 में देंगे, ठीक है। तो 12 का भाग 25 में देंगे तो 12 दूनी 24। 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ। न्यूमेरिकल करने में मजा आया कि नहीं, आनंद आना चाहिए हमें। वास्तव में क्वेश्चन समझ में आ रहे, देखो वास्तव में जब क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आसपास कहीं ऐसी घटना, जो तुमने लाइट देखी होगी 33,000 वोल्ट वाली लाइट देखी हो, ये जो बड़ी बड़ी लाइट है जो आवाज करती है, चींची की आवाज करती है इधर की साइड में, देख कभी कभार वहां पर हमने ये चीजें देखी होंगी कि वो चिंगारी जैसी चटर पटर की कुछ आवाज आती रहती है, तो वो क्या होता है, इसी तरीके का इफेक्ट होता रहता है वहां पर, ठीक है। ओके, तो बाकी का हम कल मुलाकात करेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर रहेगा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलिए।